तो आज तारीख है 11 अक्टूबर और आज हम 10 और 11 अक्टूबर दोनों दिन का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। तो पहली न्यूज़ है वो आई है मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स को लेके। अब ये क्या है ना, यूएसए के द्वारा एक ग्लोबल पैक्ट बनाया गया है सारी की सारी कंट्रीज के लिए कि एक मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स जो कि तकरीबन 15% रहेगा वो हर कंट्री में लागू कर दिया जाए। होता क्या है ना, कुछ कंट्रीज टैक्स हेवन बनी हुई हैं और उन वजह से ज्यादातर जो कंपनीज होती हैं वो खुद को उन कंट्रीज में जाकर रजिस्टर करवाती हैं। और जब रजिस्ट्रेशन उन कंट्रीज में होता है तो उनको टैक्सेशन कम देना पड़ता है, जिससे और दूसरी कंट्रीज का भी घाटा होता है। तो कम से कम एक 15% का कैप बन जाएगा, जिससे कंट्रीज अगर कहीं भी रजिस्टर करवाएं या कहीं भी काम करें उनको मिनिमम 15% टैक्स तो देना ही पड़ेगा। तो इसके लिए काफी सालों से ये चीज चल रही है बाय द वे, और अभी ये एमओयू साइन हो पाया है। इसमें तकरीबन तकरीबन 140 में से 136 कंट्रीज ने साइन कर दिया है। चार कंट्रीज केवल केन्या, नाइजीरिया, पाकिस्तान और श्रीलंका, इन चार ने इसको साइन नहीं किया है। और बाय द वे बात की जा रही है कि इसको 2023 तक इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, लेकिन ज्यादातर कंट्रीज का कहना यह है कि नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, हम लोगों को तकरीबन तकरीबन 2030 तक का टाइम चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है आगे। और अगर इंडिया की बात की जाए कि इंडिया में कॉर्पोरेट टैक्स कैसा है, तो इंडिया में जो तकरीबन पहले 25% था, उससे पहले 27% था, इस समय तकरीबन 22% कॉर्पोरेट टैक्स कर दिया गया है। और ओवरऑल सरचार्ज वगैरह सब मिला के तकरीबन 25% जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स इंडिया में लगता है इस समय। एक नेक्स्ट न्यूज है डेनमार्क से कि डेनमार्क की जो कंट्री हेड है मैटी, वो इस समय भारत के दौरे पे आई हुई है। डेनमार्क हम जानते हैं कि आइसलैंड भी डेनमार्क का पार्ट ही है। डेनमार्क स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में से एक है और कोपेनहेगन है जो उसकी कैपिटल है। अब अगर बात करें ना कि इंडिया में उन्होंने क्या क्या किया, तो ग्रीन पैक्ट है, दो ग्रीन पैक्ट जो इंडिया के साइन में साइन हुए हैं, वो मोदी जी से भी मिली बाय द वे। और एक तो है रिसर्च एंड क्लाइमेट चेंज को लेके पैक्ट है, और एक है ग्रीन हाइड्रोजन को लेके। इन दोनों चीजों पे इंडिया और डेनमार्क आपस में काम करेंगे, और दोनों देशों की कंपनियों ने भी आपस में एमओयू किए हैं ट्रेड बढ़ाने के लिए। और इस समय बात की जाए तो डेनमार्क को हम लोग तकरीबन $755 मिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं, और तकरीबन $589 मिलियन का हम लोग वहां से इंपोर्ट करते हैं। तो हम देखा जाए तो ओवरऑल में सरप्लस में हम। अब डेनमार्क के साथ में रिलेशनशिप की बात की जाए तो 1957 से ही हम लोग देखते हैं, जब हमारे नेहरू जी पहली बार गए थे तब से हमारे रिलेशनशिप वहां से स्टार्ट हुए थे। और 2019-20 में हम लोग देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज पे ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी हुई हम लोगों के आपस में। स्टबल बर्निंग को लेके भी उन लोगों ने अपनी वो भेजी थी, जो मशीनें वगैरह, इंडिया में स्टबल बर्निंग की बहुत प्रॉब्लम रहती है तो डेनमार्क से मशीन वगैरह आई थी। वहीं जीआई टैग को भी लेके हम लोगों ने आपस में काफी काम किया। और डेनमार्क की बात की जाए ना, तो जितने भी हम नॉर्म्स देखते हैं, हैप्पीएस्ट कंट्री, और हैप्पीएस्ट कंट्री में टॉप में तुम्हें दिखाई देगा, टॉप 5 में, टॉप 3 में डेनिश लैंग्वेज चलती है वहाँ पे। करप्शन सबसे कम है। ओल्डेस्ट फ्लैग की बात की जाए तो डेनमार्क का है, जो 1219 में बना था। और हर 10 में से 5 लोग वहाँ पे बाईसाइकिल से चलते हैं। बाय द वे जो भी जॉब वॉब करने जाते हैं वो भी साइकिल से ही जाते हैं। और ऐसा नहीं है वहाँ पे लोगों पे कारें नहीं है। तकरीबन आधे देश पे कारें हैं, देश के आधे लोगों के पास में खुद की कार है, लेकिन फिर भी वो साइकिल को प्रेफरेंस देते हैं जॉब पे जाने के लिए। तो बस ओवरऑल में तो यही है। एक नेक्स्ट न्यूज आई है मालाबार एक्सरसाइज को लेके। तो मालाबार एक्सरसाइज हम देखते हैं कि इस बार जो उनका 25वां संस्करण चल रहा है, और ये 2 फेज में हो रहा है। एक तो यूएसए में हुआ था, और दूसरा फेज अब होने जा रहा है जो बे ऑफ बंगाल में होगा, यहाँ पे इंडिया के पास में। तो क्वाड की जो कंट्रीज हैं, चारों कंट्रीज, इंडिया हुई, यूएसए हुआ, जापान हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, ये चारों के चारों भाग ले रहे हैं। मालाबार एक्सरसाइज की बात करें तो ये एक नेवल एक्सरसाइज है जो 1992 से शुरू हुई थी, और ये 25वां फेज चल रहा है उसका। और इंडिया यूएस की बात करें तो इंडिया यूएस की रिलेशनशिप तो हम जानते ही हैं। चाहे बेका की बात ले लें, बीईसीए की, चाहे जीएसओएमआईए की बात ले लें, चाहे एलईएमओए की बात ले लें, चाहे सीआईएसएमओए की बात ले लें। हम लोगों के बायलैटरल रिलेशनशिप वैसे भी बहुत अच्छे हैं। हम लोगों ने ऑलमोस्ट हर फील्ड में बायलैटरल रिलेशनशिप करके रखे हैं। और चाहे नेवी की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, आर्म्ड की बात करें, हम लोग हर फील्ड में बायलैटरल एक्सरसाइज भी साथ में करते हैं। एक नेक्स्ट न्यूज आई है रिलायंस को लेके कि जो रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, आरईसी सोलर करके एक कंपनी का नाम है, तो उसको रिलायंस ने तकरीबन 5,800 करोड़ में
चैम चाइना से खरीद लिया है। बाय द वे चैम चाइना कंपनी की बात करें तो वो चाइनीज गवर्नमेंट की सरकारी कंपनी है। तो चाइना से हमारी रिलायंस ने तकरीबन 5,800 करोड़ में आरईसी सोलर को खरीदा है। अब आरईसी सोलर की बात करें तो ये एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, और तकरीबन इसी से जो चीजें निकलेंगी उनसे हम लोग जामनगर में रिलायंस 4 गीगावाट का एक सोलर पावर प्लांट लगाएगी, और बाय द वे आने वाले 2-3 साल में उसको 10 गीगावाट तक ले जाने का प्लान भी है। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज है पावर ब्लैकआउट को लेके, कि न्यूज में आजकल चल नहीं रहा है जो कोयले का शॉर्टेज चल रहा है, उसको लेके पावर ब्लैकआउट का फियर चल रहा है। हालांकि हमारी केंद्र सरकार के द्वारा कहना ये है कि ऐसा नहीं होगा। कोल इंडिया लिमिटेड की बात ले लें या गेल की बात ले लें, उन लोगों के पास में सफिशियंट अभी स्टॉक है 1-2 हफ्ते के लिए, और आगे भी लगातार उत्सर्जन तो हो ही रहा है, वो चीजें मार्केट में आती रहेंगी, ऐसी बात नहीं पावर ब्लैकआउट होगा। बट अगर हम देखो, ये बात तो है ही है ना कि हम लोग देखते हैं कि साउथ की स्टेट्स की बात करें या और अन्य स्टेट की बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न की बात करें, तो वो लोग तो साफ दिखाती हैं कि हाँ बहुत सारे प्लांट्स बंद भी हो चुके हैं इंडिया में, और 1-2 जगह तो ऐसा भी है कि 2-2 3-3 दिन का ही कोयला है जो बचा हुआ है उनके पास में एनर्जी निकालने के लिए। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। और टॉप कंजप्शन की हम लोग बात करें तो हम जानते हैं कि चाइना है जो तकरीबन दुनिया का 50% कोयला का कंजप्शन करता है। तकरीबन बात करें तो 3.7 बिलियन डॉलर, वो 3.7 बिलियन टन पर ईयर चाइना जो है वो कंजप्शन करता है कोयले का। और इंडिया सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट है जो तकरीबन 783 मिलियन करता है। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज आई है अब्दुल कादिर खान को लेके, कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान के जो फादर ऑफ बॉम्ब बोले जाते हैं वो अब्दुल कादिर खान को बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था। बाय द वे इनका जन्म भोपाल में हुआ था, ये बाद में पाकिस्तान चले गए थे जब पार्टीशन हुआ था। और केवल पाकिस्तान ही नहीं, इन्होंने पाकिस्तान के साथ साथ में कहा जाता है कि चाइना की मदद से मिलकर बनाया था ये बम। और बाद में यही वो इंसान है जिन पे परवेज मुशर्रफ ने भी वो लगाए थे एलिगेशंस के इन्होंने नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर बम बनाने में मदद की थी बाद में। तो दैट्स ऑल, बस यही है न्यूज में कि इनकी अभी हाल ही में निधन हो गया है। एक नेक्स्ट न्यूज है क्रूड ऑयल को लेके, कि इंटरनेशनल जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं वो तकरीबन इस टाइम ऑल टाइम हाई पे पहुंचने वाले हैं। $81 पर बैरल हो चुके हैं, और बाय द वे ये $86 पे पहुंचने वाले हैं। ये मतलब ऑल टाइम ईयरली हाई है, ये $86 पहुंचने वाले हैं। ओपेक, जो ओपेक प्लस का ग्रुप्स है जिसमें गल्फ कंट्रीज आती हैं, और प्लस का मतलब है कि और भी कंट्री जैसे रशिया या यूएस हो गया जो उत्सर्जन करते हैं क्रूड ऑयल का। तो ओपेक प्लस जो ग्रुप है उन लोग आपस में मिलकर निर्णय लेते हैं कि पेट्रोल की प्राइस को कैसे करना है, बढ़ाना है, घटाना है, कितना मांग आ रही है उस हिसाब से रखना है। तो उस हिसाब से तय किया गया है कि इसको $86 पर बैरल कर दिया जाएगा। एक नेक्स्ट न्यूज आई है जेजीरो को लेकर, JEZDRO। जेजीरो है क्या? जेजीरो मार्स पर बना हुआ एक क्रेटर है, और उस क्रेटर का अभी अध्ययन किया गया। हम देखते हैं मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के तहत एक मार्स प्रिजर्वेंस रोवर भेजा गया था मार्स पे नासा के द्वारा। उसके द्वारा जेजीरो जो खड्डा है उसका अभी परीक्षण किया गया। तो उसमें ये चीजें पाई गई हैं कि वहां पे एक नदी थी, पहले नदी भी थी, और साथ साथ में वहां पे आसपास में बाढ़ भी आई हुई है, मतलब फ्लड और रिवर के साक्ष्य मिले हैं वहां से। तो इससे और क्लियर हो जाता है कि मार्स पे हम लोग एक अच्छा और रिलायबल पानी का स्रोत खोज सकेंगे। हो सकता है जमीन के नीचे हो में भी, और अभी अध्ययन की जरूरत है, लेकिन हाँ बस अभी ये कि फ्लड और रिवर के साक्ष्य मिले हैं जेजीरो से। एक नेक्स्ट न्यूज है वो आई है गैलेंट्री अवार्ड को लेकर, जो इंडियन कोस्ट गार्ड्स को हर साल दिए जाते हैं। तो इस साल के जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं वो इंडियन कोस्ट गार्ड को नई दिल्ली में दे दिए गए हैं। अब वही है कि इंडियन कोस्ट गार्ड अगर न्यूज में आ गया तो वो जाना जरूरी हो जाता है कि कोस्ट गार्ड कौन है। हम देखते हैं 1960 में इंडियन कोस्ट गार्ड को बनाया गया था, और बनाया इसलिए गया था कि स्मगलिंग वगैरह होती थी, या लॉ ऑफ द सी की बात कर लें उसको लागू करवाने के लिए इंडिया में इंडियन कोस्ट गार्ड का निर्माण किया गया था। और ये तो हम जानते हैं कि जब से इंडियन कोस्ट गार्ड बनी है तब से लॉ ऑफ द सी की बात कर लें या हम लोग बात कर लें स्मगलिंग वगैरह की, तो ये सब चीजें भी काफी कम हो गई। एक नेक्स्ट एडिटोरियल आया है यहाँ पे इंडो पैसिफिक ओशियन को लेकर, कि चाइना हुआ और यूएस हुआ, दोनों के बीच में इंडो पैसिफिक जो ओशियन है उस रीजन में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट कैसा है
कि भविष्य में हम देखते हैं कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट इनके ऊपर और बढ़ सकता है और ये ज़्यादातर ताइवान स्ट्रेट पे होगा। ये पूरी मतलब बेसिक यही बात है जो इसमें ऑथर ने कही है हमारे एडिटोरियल में। अब ऐसा क्यों कहा है इसकी बात करें तो देखो, चाइना चाहता है कि वन चाइना बन जाए। अब वन चाइना क्या होता है? वन चाइना एक चाइना का मैप है जो चाइना चाहता है, जिसमें ताइवान भी है, हांगकांग भी है, कुछ अरुणाचल प्रदेश का पार्ट भी है, इंडिया का, उत्तराखंड का, इंडिया का भी काफी पार्ट है, काफी रीजन्स का, कश्मीर तक का है बाय द वे। तो चाइना वन चाइना बनाना चाहता है जिसमें ताइवान, हांगकांग वगैरह ये सब इंटीग्रल पार्ट हो जाए चाइना के। वहीं ताइवान के मर्जर के लिए चाइना पूरी तरीके से काम भी कर रहा है। उसका कहना भी है कि 2050 तक ताइवान को मर्जर करने की कोशिश की जाएगी। बट हम ये भी जानते हैं कि ताइवान को यूएस बैक करता है पीछे से। तो इन दोनों चीजों को लेके, क्योंकि यूएस ताइवान को बचा रहा है, क्योंकि यूएस ताइवान को अपने लिए एक मिलिट्री बेस के रूप में यूज करता है। तो हम बात करें यूएस और चाइना के बीच में अगर कन्फ्रंटेशन जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, ये चीज आर्म रिटेलिएशन का रूप ना ले लें, इसका डर है। ये बात कही गई है इस आर्टिकल में कि देखो, इंटरनेशनल मार्केट की जब हम बात करते हैं तो वहाँ कंपटीशन होना अच्छा होता है कि तुम अलग अलग चीज़ों पे कंपटीशन आओ। बट एक कंपटीशन जब कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाता है और अगर यह क्लैश ऑफ आर्म्स की तरफ चला जाए तो ये बहुत ज़्यादा खतरेदायक हो सकता है। और यह क्लैश हम जानते हैं ज़्यादातर होगा ताइवान पे ही, और ताइवान के स्ट्रेट के आसपास ही होगा। तो इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया पे भी पड़ सकता है। अब हम थोड़ी बात करें ताइवान की, तो 1948 में 49 में हम लोग देखते हैं कि जो माओ थे उनके नेतृत्व में रिलीजियन और कल्चर रिवॉल्यूशन आया था चाइना में। और फिर वहीं से हम देखते हैं कि ताइवान में पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, वही है कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का नाम दे दिया गया और ताइवान में रिपब्लिक ऑफ चाइना बन गई थी। बेसिकली वहां पे चाइना में दूसरी गवर्नमेंट आ गई, तो चाइना की जो इनलैंड गवर्नमेंट थी वो भाग के ताइवान पहुंच गई थी। अब आपस में क्या ना, दोनों एक दूसरे को अपना पार्ट मानते हैं। जो ताइवान की गवर्नमेंट है वो कहती है कि चाइना का जो मेन लैंड है वो मेरा पार्ट है, और चाइना के मेन लैंड की जो गवर्नमेंट है उसका कहना है कि ताइवान मेरा पार्ट है। अब देखो, दोनों में अगर फोर्स की बात करें, दोनों में पावर की बात करें, तो नो डाउट चाइना बहुत ज्यादा दमदार है, वो तो है ही। और देखो, दोनों सरकारें चाइना को तो एक मानती हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों नहीं मानती कि ताइवान और चाइना एक है, वो तो दोनों सरकारें मानती हैं। बट ये है कि अपना अपना स्टैंड है और दोनों अपने अपने स्टैंड को रखती हैं। अब ताइवान की बात करें तो कोरियन वॉर के टाइम ताइवान को यूएस ने बेस के रूप में भी इस्तेमाल किया था। बाद में जब ताइवान ने मदद मांगी थी तो यूएस ने उसको बैक करने की पूरी कही थी कि हमें जब भी जरूरत पड़ेगी, हमें लगेगा ताइवान को अधिग्रहण करने की कोशिश कर रहा है कौन, चाइना, तो हम ताइवान की पूरी मदद करेंगे। अब ताइवान और चाइना दोनों अपनी अपनी सोवरनिटी को क्लेम करते रहते हैं। अपन पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की बात करें तो उन्होंने आपसी नीति में मतलब चाइना अपनी नीति में ताइवान को भी अपना बताया है, और दूसरी तरफ एक तो ताइवान को वो अपना बताते हैं और काफी बार कुछ पॉलिसीज में वो लोग बहुत लेक्सिस्ट भी हो जाते हैं ताइवान को लेके, लेकिन दूसरी तरफ वो लोग स्टिक पॉलिसी भी अपनाते हैं कि हाँ भाई डंडा उठा लो, वो वाला सीन। तो चाइना की और चाइना का बेसिकली मानना ये है कि चाइना की जो इकोनॉमिकल इंटीग्रेशन हो रहा है, चाइना की जो इकोनॉमिकल मजबूती आ रही है उससे ताइवान का इंटीग्रेशन ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा आने वाले समय में। वहीं हम बात करें डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी जो चाइना में है, उसका कहना यह है कि हम लोगों को इंडिपेंडेंस दे देनी चाहिए और ताइवान को एक अलग देश के रूप में मान लेना चाहिए। बट वही है कि चाइना की मेन गवर्नमेंट तो नहीं मानती, तो डीपीपी की सुनता कौन है, वो वाली बती हुई है। और यही हम देखते हैं कि यूएसए आता है। यूएस ने अभी हाल में क्वाड बनाया है, और क्वाड में इंडिया और हम बात करें ऑस्ट्रेलिया हुआ, जापान हुआ, ये सब है। वहीं ऑकस बनाया है, एयू के यूएस। तो ये जो ग्रुप्स बन रहे हैं इनसे भी यूएस चाहता है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है इसमें यूएस अपनी धाक बना के रखे एक तरीके से, वो चीज कम नहीं होनी चाहिए। तो इधर से यूएस इन चीजों को कर रहा है, दूसरी तरफ से चाइना अपनी पॉलिसीज को निरूपित कर रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है ये सारी चीजें मिलके चाइना को कर दें ट्रिगर। और अगर ऐसा होता है, ये चीज सच में चाइना को ट्रिगर करती है, तो हो सकता है आने वाले समय में यूएस और चाइना के बीच में एक बड़ी लड़ाई हम लोगों को देखने को मिलेगी, आर्म्स रिटेलिएशन देखने को मिलेगा। और अगर ये देखने को मिलेगा तो वो हमें देखने को मिलेगा ताइवान साइड में,
क्योंकि हाल में जैसे हम देखते हैं ना, जैसे क्वाड और ऑकस में जैसे यूएस और ऑस्ट्रेलिया वगैरह जुड़े हैं, तो ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में जो कोल डील्स थी वो टूट गई हैं, हम लोगों ने देखा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन है उन सबका निर्माण करने लगा है, और चाइना का मानना ये है कि ये चाइना के खिलाफ किया जा रहा है, सीधी सी बात। तो दैट्स ऑल, बस इस आर्टिकल में तो यही सब था कि हाँ, अगर ऐसी ही स्थितियां बनी रही, इन स्थितियों को अभी सही करना जरूरी है। अगर ऐसी ही बनी रही तो आने वाले समय में ना केवल चाइना और यूएस के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए खतरा हो सकती है। एक नेक्स्ट न्यूज आई है एयर इंडिया को लेकर। अब ये क्या है ना, देखो पूरी हिस्ट्री से बात करते हैं हम लोग एयर इंडिया की। तो 1939 में हम देखते हैं कि जीआईडी टाटा जो थे, तो हम देखते हैं कि काबुल से प्लेन उड़ा, लाहौर से प्लेन उड़ा के लाए थे यहाँ पे नई दिल्ली, और उन्होंने टाटा के द्वारा ही टाटा के द्वारा ही एयर इंडिया की जो है स्थापना की गई थी 1939 में। उसके बाद में 48 में हम देखते हैं कि सरकार को 49% की भागीदारी दे दी गई थी, और फिर 1953 में सरकार ने 100% भागीदारी ले ली थी, राष्ट्रीयकरण कर दिया था। उस समय सरकार बाहर से किसी को आने नहीं देती थी, कोई भी, और दूसरी एयरलाइंस थी नहीं, एक ही थी एयर इंडिया, और उस पर सरकार की मोनोपोली हो गई थी एक तरीके से बोली जाए तो। और वही है कि यही एक एयरलाइंस थी 1994 तक। अगर हम बात करते हैं तो 1994 तक केवल एयर इंडिया ही थी जो यहाँ पे बनी रही। फिर हम लोगों ने 1991 में एलपीजी किए हैं, और 1994 से इवन दो टाटा की भी जो भागीदारी है वो हम लोगों ने धीमे धीमे कम करनी शुरू की, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने उसकी में भी भागीदारी कम करनी शुरू की, और जो और प्लेयर्स थे उनको भी इंडिया में आने का मौका दिया। अब हम देखते हैं कि 2021 में पूरी तरीके से फिर से टाटा ने एयर इंडिया को वापस खरीद लिया है। और हम बात करें ना कि टोटल डोमेस्टिक मार्केट शेयर की, तो टोटल डोमेस्टिक मार्केट शेयर में टाटा के पास में केवल एयर इंडिया के आने से 13.8% जो डोमेस्टिक मार्केट शेयर है जो अभी तक एयर इंडिया के पास में था वो टाटा के पास में पहुंच गया है। और टाटा दूसरी तरफ जानते ही है, विस्तारा हुआ या और भी एयरलाइंस है, तो टाटा के पास में एक अच्छा खासा चंक हो गया है। अब टाटा अगर इंडियन एयरलाइंस की बात करें या विस्तारा की बात करें, मतलब और भी है उसके पास में, तो ओवरऑल एयरलाइंस बिजनेस में बात करें इंडिया में, तो टाटा खुद में सेकंड नंबर पे आ गया है इंडिगो के बाद। वहीं हम बात करें कि सिविल एविएशन की, तो सिविल एविएशन में अगर टाटा इसी प्रकार से बढ़ता रहा और अच्छे काम करता रहा तो मे भी एक अच्छी टक्कर दे सकता है, एक अच्छा कंपटीशन दे सकता है इंडिगो को। और साथ ही साथ में हम ये भी जानते हैं कि हो सकता है अपनी मोनोपोली भी स्थापित कर ले, मे भी। अब इतना तो बेसिक हम जानते हैं कि 18,000 करोड़ में खरीदा गया है, और उसके पास में जितने भी रूट्स हैं, जितने भी कंट्रीज में उसके प्लेन्स जाते थे एयर इंडिया के, यहाँ तक कि जो ग्राउंड सेफ्टी वगैरह है, जो ग्राउंड पे जो हम बोलते हैं ना ग्राउंड मेंटेनेंस, उसका भी 50% स्टेक्स टाटा ने खरीद लिए हैं एयर इंडिया के। बट अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट ने 2007 के बाद से, जब से और एयर इंडिया डूबना शुरू हुई, गवर्नमेंट रिवाइव नहीं कर पाई। गवर्नमेंट ने लाखों करोड़ रुपए लगा दिए टैक्स पेयर्स के, और वो सब फालतू चले गए, वो रिवाइव नहीं कर पाई। जिनमें अगर हम कुछ मेन प्लेयर्स की बात करें, तो मेन चीज़ों की बात करें तो हाई फ्यूल कॉस्ट की बात कर लो, स्टाफ मैनेजमेंट की बात कर लो, क्योंकि स्टाफ कहीं बहुत ज़्यादा होता है एयर इंडिया में, कोई कोई एयरलाइंस में बहुत कम होता है, ये सारे सीन होते हैं। लॉसेस की बात कर लें कि एयर इंडिया के पास में लॉस है जो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, और यही लॉस धीरे धीरे बढ़ते रहे, और साथ साथ में हम देखते हैं इंडियन एयरलाइंस का मर्जर और कर दिया एयर इंडिया में, तो आखिरकार एयर इंडिया पूरी डूब ही गई, इतने लॉसेस हो गए उस पर। बाय द वे इन लॉसेस को तो भारत सरकार ही चुकाएगी, अभी तो भारत सरकार ने पूरा बेच दिया है टाटा को इसको, तो आखिर में बेचना ही पड़ेगा, जब सीधी सी बात है। अब ये जो फ्यूल प्राइस है या स्टाफ मैनेजमेंट की बात हो गई है, और प्रॉब्लम की बात की गई है अभी, ये केवल गवर्नमेंट के लिए ही तो थी नहीं ना, ये तो टाटा के लिए भी होगी। तो टाटा ये फ्यूल प्राइसेस को देखते हुए, हम देखते हैं कोविड क्राइसिस चल रहा है, कोविड क्राइसिस की वजह से एविएशन वैसे ही थोड़ा कम चल रहा है, लोग ट्रैवल कम कर रहे हैं। इन सब को देखते हुए एयर इंडिया को टाटा कितना रिवाइव कर पाएगी, ये एक बहुत कठिन काम है और एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होगा अगर हम बात करते हैं टाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर टाटा ने इसको कहा जा रहा है रिवाइव कर लिया, तो टाटा इज गोइंग टू बी नेक्स्ट वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट प्लेयर्स इन सिविल एविएशन इन इंडिया। तो अब ये सब चीजें तो देखने वाली होंगी। हाँ, बाय द वे इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हाँ, जो एयर
एयर इंडिया है उसको रिवाइव करने में टाटा को अगर थोड़ी बहुत मदद चाहिए पड़ेगी तो इंडियन गवर्नमेंट भी देगी, नॉट इन ए फॉर्म ऑफ कैश, बट ऐसे मान लो कि 4 प्रकार की और सुविधाएं चाहिए है या कहीं से कुछ परमिशन वगैरह चाहिए है, तो उन चीज़ों को लेके इंडिया जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, वो भी टाटा की मदद करेगी। अब वही है ना कि कहने और करने में बहुत अंतर होता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये कहा ही गया है कि इसको सच में इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा, और किया जाएगा तो कहाँ तक किया जाएगा। और टाटा इंडियन एयरलाइंस को जो फिर एयर इंडिया को फिर से उस मुकाम पे पहुंचा पाएगी जिस पे वो थी, ये तो फ्यूचर ही बताएगा। तो दैट्स ऑल, इस आर्टिकल में तो यही लिखा था। और आज की अगर बात करें 11 अक्टूबर की, तो 11 अक्टूबर और 10 अक्टूबर इन दोनों में तो यही करंट था जो हमारे एग्जाम के लिए जानना जरूरी था। दैट्स ऑल।